सबको राम राम भाई। जैसा कि आप सबको पता ही है, अपने इस YouTube चैनल पे हमने आरसी का एक फ्री कोर्स शुरू कर रखा है, जिसमें शुरू में अपन कुछ रीडिंग की क्लासेस कर रहे हैं और उसके बाद अपन प्रैक्टिस करेंगे क्लोज टेस्ट की, पैराजम्बल की, इन सब चीज़ों की जो कि बैंकिंग लेवल के होंगे। और जैसा कि अपना पिछली कुछ क्लासेस में डिस्कशन हुआ था कि जैसे ही रीडिंग की 15 क्लासेस खत्म हो जाएंगी उसके बाद अपन प्रैक्टिस पर आ जाएंगे क्लोज टेस्ट पैराजम्बल की। तो अब ज़्यादा 2 ही क्लासेस और बची हैं, वो कंप्लीट करके फिर अपन प्रैक्टिस शुरू करेंगे। ठीक है। इसके अलावा इसी YouTube चैनल पे मैंने ग्रामर भी फ्री में पढ़ा रखी है, आप प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर जाके उसको चेक कर सकते हैं। आरसी की जो क्लासेस होती हैं उनकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी, आरसी प्रो प्लेलिस्ट नाम से। और ये जो क्लास की पीडीएफ होती है उसका लिंक कमेंट सेक्शन के अंदर पिंड होता है। आज ये करते हैं अपनी आज की क्लास की शुरुआत। जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, अगर आप सच में चाहते हो कि एग्जाम में आपसे क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो पाए, तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज़ क्या है? सबसे जरूरी है आपको सेंटेंस पढ़ के, पैराग्राफ पढ़ के उसका मीनिंग समझ आना चाहिए, तभी तो उनको अटेम्प्ट कर पाओगे। इसीलिए पोर्शन का नाम है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीड करके कॉम्प्रीहेंड करना, रीड करके समझना। तो मेरे भाई, आपको खुद से रीड करके समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि भैया टीचर ऐसे ऐसे लाइन पढ़ेगा, मीनिंग बताएगा और उससे आपको मीनिंग निकालना आ जाएगा, तो एक गलत फहमी। आपको खुद से अटेम्प्ट लेना पड़ेगा, जैसा अपन हर क्लास में करते हैं। जैसे ही आपको स्लाइड दिखी, अब पॉज बटन दबाएंगे, पूरे पैराग्राफ का मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। भले ही आपको 10% समझ में आए, लेकिन ट्राई करेंगे। उसके बाद ये डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग देखेंगे, फिर एक सेकंड अटेम्प्ट लेंगे। आप पाएंगे कि पहले अगर आपको 20% समझ में आया था, तो सेकंड अटेम्प्ट में आपको लगभग 60-70% समझ में आ रहा है। और जब मैं मीनिंग कराऊंगा तो 100% समझ में आ जाएगा। लेकिन अटेम्प्ट लेना जरूरी है। करिए जी शुरू। जैसे जैसे स्लाइड आगे बढ़ेंगी, आपको पॉज बटन दबाते रहना और हर स्लाइड के ऊपर आपको 2 अटेम्प्ट्स लेने। हाँ जी। उम्मीद करता हूं कि आपने हर स्लाइड के ऊपर 2-2 अटेम्प्ट लिए हैं। आ जाइए, अब मैं बताता हूँ। पूरा का पूरा एडिटोरियल पढ़ के आपको इतना तो समझ में आ गया होगा किस बारे में बात हो रही है। अच्छा, कॉमनवेल्थ गेम में इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी आई, खास करके एक अलग से प्लेयर की बात हो रही है ना। मीराबाई चन्नू की सबसे ज्यादा बात हुई। उसके बाद अच्छा, कॉमनवेल्थ का जो सिग्निफिकेंस है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था। इस वजह से भैया जहाँ पे ये होना था उसने बैकआउट कर दिया। फिर ये पुराना जिसने जो होस्ट था उसने कहा कि ठीक है मैं करा देता हूँ, लेकिन सारी गेम्स नहीं करा पाऊंगा, कुछ 10 ही गेम्स करा पाऊंगा। इंडिया ने आगे 2030 में गेम्स कराने हैं, उसका भी ठीक ठाक चलो प्रचार हो गया इसी बहाने, क्योंकि अपने मेडल्स ठीक आ गए। लेकिन इंडिया को किन चीज़ों पे ध्यान रखने की ज़रूरत है, डोपिंग वगैरह पे जो केसेस आ रहे हैं उन पर काम करने की ज़रूरत है। यही समरी है पूरे के पूरे बात, है ना। आ जाओ, अब एक एक करके लाइन बाय लाइन इसको पढ़ते हैं। एज ओलंपिक एंड वर्ल्ड चैंपियनशिप्स मेडलिस्ट मीराबाई चन्नू stood atop the podium in Glasgow on Sunday, tears rolling down her cheeks after becoming first woman weightlifter to secure her third consecutive Commonwealth gold medal. She provided much needed succor to games that had risked fading into oblivion a few years ago. ये पूरी एक ही लाइन है। ठीक है। अब यहां पे जरा समझने की कोशिश करना। एज कंजंक्शन है बेसिकली, जो टाइम को बता रहा है। जैसे अपन बोलते हैं ना, एज आई एंटर द पार्क, जब मैं पार्क में एंटर हुआ, आई सॉ माई फ्रेंड, वो वाला। कि जब जैसे ये चीज हुई उसकी वजह से उसके साथ साथ ये वाली चीज भी हुई। ये कहना चाह रहा है कि जैसे ही ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट जो मीराबाई चन्नू है, ये स्टूड माने खड़े होना, अटॉप माने किसी चीज के ऊपर, जब ये खड़ी हुई पोडियम के ऊपर ग्लासगो में,
शहर का नाम है जी, ठीक है, स्कॉटलैंड में एक शहर है। जब ये खड़ी हुई पोडियम के ऊपर ग्लासगोव में संडे को आंसू बह रहे थे, टीयर्स रोलिंग डाउन हर चीक, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बनने के बाद, क्या बनने के बाद? पहली वुमेन वेट लिफ्टर बनने के बाद जिसने लगातार 3 गोल्ड सिक्योर किए हो कॉमनवेल्थ गेम्स में, ठीक है जी। शी प्रोवाइडेड, जब ये चीज हुई ना, ये वाली चीज ने बेसिकली क्या, ये वाली जब घटना हुई तो इसमें मीराबाई चन्नू ने प्रोवाइड कर दी मच नीडेड सकर्गी। इसका मतलब क्या होता है? हेल्प। मच, बहुत ज्यादा जिस हेल्प की जरूरत थी वो प्रोवाइड कर दी इन गेम्स को, इन खेलों को, जो कि रिस्क में थी फेडिंग इनटू ऑब्लिवियन अ फ्यू इयर्स अगो। कुछ साल पहले ऑब्लिवियन में जाने वाले थे खेल, यानी जिनकी इंपॉर्टेंस ही ऐसा लग रहा था जैसे खत्म हो गई, कोई इन खेलों को पूछ ही नहीं रहा था। ये जो खेल है ये ऑब्लिवियन में चले गए थे। सब लोग बात करते थे ओलंपिक में कितने मेडल्स हैं, अच्छा एशियन गेम्स में कितने मेडल्स हैं, इनको कोई पूछ ही नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट खत्म हो रहा है लोगों का। लेकिन सोचो कि अपने इंडिया के अगर एक एथलीट के 3 गोल्ड मेडल कॉन्जिक्यूटिव आ जाएं तो ये चीज हाईलाइट बनेगी, लोगों का इंटरेस्ट फिर से जगेगा। तो इस घटना ने, इस चीज ने मच नीडेड हेल्प दी है गेम्स को, जो बेसिकली ओब्लिवियन में जाने वाली थी। अगर कोई पर्सन ओब्लिवियन में होता है तो उसको आसपास की चीजों के बारे में जानकारी नहीं होती। अगर कोई चीज ओब्लिवियन में जा रही है, इसका मतलब उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी पॉपुलैरिटी खत्म हो रही है। तो ये जो गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स, जिन पर रिस्क, खतरा मंडरा रहा था कि वे ओब्लिवियन में जा रहे थे कुछ सालों से, उस चीज को हेल्प करी है, यानी कॉमनवेल्थ गेम्स की पॉपुलैरिटी को वापस बढ़ाने में हेल्प करी है मीराबाई चन्नू ने ये मेडल जीतकर। विद इंडिया, अब ये कई बार क्या होता है ना, जैसे ये विद प्रीपोजिशन लगा के अपन सेंटेंस को शुरू करते हैं कि ऐसा हो रहा है, साथ में ये हो रहा है। यहां पे विद का आप कुछ कुछ समझने के लिए मीनिंग समझ सकते हो कि सिंस जैसा मीनिंग होता है, क्योंकि जैसा मीनिंग होता है, समझना। अब इसने क्यों कहा कि मीराबाई चन्नू ने हेल्प करी है एक ऐसी गेम की, सिर्फ एक प्लेयर के गोल्ड मेडल जीत लेने से कैसे हेल्प हो रही है उसको समझना। आप विद को यहां सोचो सिंस, क्योंकि जैसा मीनिंग दे रहा है, क्योंकि इंडिया जो है, विद इंडिया सेट टू होस्ट सेंटेनरी एडिशन ऑफ गेम्स इन इलाहाबाद इन 2030, there could not have been a better advertisement than Mirabai's golden triumph, which also ensured her 4th medal of any color in a row in women's 48 kg category with a total of 190 kg. अब जरा समझना मेरी बात क्या कहना चाह रहा है। विद इंडिया सेट टू होस्ट, अब यहां पे ऐसा लिख दें विद इंडिया सेट टू होस्ट, या सिंस इंडिया इज होस्टिंग, या सिंस इंडिया इज सेट टू होस्ट, ऐसा लिख दें, एक ही बात है। क्योंकि इंडिया जो है होस्ट करने वाला है सेंटेनरी एडिशन, का मतलब है 100वां एडिशन, 100वीं गेम हो रही होगी, ठीक है। क्योंकि इंडिया होस्ट करने वाला है इस गेम की 100वीं सेरेमनी को, यानी 100वीं बार ये गेम हो रही है इलाहाबाद में 2030 में, देयर कुड नॉट हैव बीन अ बेटर एडवर्टीजमेंट, इससे अच्छी एडवर्टीजमेंट और क्या हो सकती है, जो किससे अच्छी, मीराबाई के इस गोल्डन ट्रायम्फ की, कि 3 बार लगातार कॉन्जिक्यूटिव गोल्ड जीते हैं मीराबाई चन्नू ने। विच ऑल्सो एंश्योर्ड, इस चीज ने, ये जो गोल्ड मेडल इन्होंने जीता, इस चीज ने एंश्योर कर दिया, पक्का कर दिया उनके 4th मेडल को भी ऑफ एनी कलर। कहने का मतलब बाकी 3 गोल्ड जीते, हो सकता है बीच में एक आधा कोई और, उससे पहले कोई और जीता हो, सिल्वर जीता हो, ब्रॉन्ज जीता हो, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। विच ऑल्सो एंश्योर्ड, जिसने इस चीज को भी पक्का किया, उनके 4थे मेडल को भी पक्का किया, ऑफ एनी कलर इन अ रो, 48 kg कैटेगरी में इतना वेट उठाकर, ठीक है। पहले पूरे पैराग्राफ का मीनिंग समझ में आया कि मीराबाई चन्नू ने जब इस पोडियम पर चढ़ी, यानी गोल्ड मेडल जीतकर वो पोडियम के ऊपर जब चढ़ी, आंसू उनकी चीख पर बह रहे थे, गालों पर बह रहे थे, जब वो पहली वुमेन वेट लिफ्टर बनी जिसने लगातार 3 कॉमनवेल्थ गोल्ड जीते हो। इस घटना ने क्या किया, ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स की जो पॉपुलैरिटी घटती जा रही थी उसको एक हेल्प करा वापस रिवाइव करने में। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि अगले गेम्स इंडिया में होने, और इंडिया का एक प्लेयर अगर ऐसा कोई, मतलब कह लो कि क्या बोलते हैं उसको, रिकॉर्ड बना दे तो एक पॉपुलैरिटी मिल जाती है गेम को, हाँ के ना। अच्छा जी, और इस वजह से बेसिकली पॉपुलैरिटी वापस आ जाएगी, लोगों का इंटरेस्ट इस चीज के अंदर वापस से आ जाएगा। द सीजन्ड वेट लिफ्टर्स फीट मे नॉट बी द ओनली ग्लोरियस चैप्टर रिटन इन द स्कॉटिश सिटी, as other leading Indian athletes are expected to climb the podium in athletics and para-athletics, weightlifting, para-weightlifting, boxing, judo, lawn bowls
एंड पैराबोल्स। सीजनड का मतलब क्या होता है? हाईली एक्सपीरियंस्ड, है ना। लगातार 3 गोल्ड मेडल जीते हैं अगर उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो बहुत पुरानी एथलीट। सीजनड वेट लिफ्टर का ये जो कीर्तिमान है, ये जो रिकॉर्ड है, जो एक्सपीरियंस्ड मीराबाई चन्नू की बात हो रही है कि उनका ये जो रिकॉर्ड है, कीर्तिमान है, ये शायद इकलौता ग्लोरियस चैप्टर नहीं होगा स्कॉटिश सिटी में जो लिखा जाएगा। और भी इंडिया के लीडिंग एथलीट्स हैं जिनसे अपेक्षा करी जा रही है कि वो क्लाइम करेंगे पोडियम को, यानी एक मेडल जीतेंगे वो इन चीजों के अंदर। ठीक है, कहना चाह रहा है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही मेडल आया हमारा, और भी प्लेयर से एक्सपेक्टेशन है कि वो भी मेडल्स जीतेंगे। उसके लिए उसने डायरेक्ट ना लिख के, विन मेडल्स ना लिख के, क्लाइम द पोडियम का यूज किया है। और ये ना लिख के कि वो और मेडल जीतेंगे, थोड़ा सा उस बात को थोड़ा सा और बढ़ा चढ़, मतलब थोड़ा लिखने का कह लो कि ब्यूटीफाई किया उस सेंटेंस को, कि सीजनड वेट लिफ्टर के इस रिकॉर्ड, ये जो रिकॉर्ड है, ये शायद वो इकलौता ग्लोरियस चैप्टर नहीं है जो स्कॉटिश सिटी में लिखा जाएगा। और भी इंडिया के लीडिंग एथलीट्स हैं जो जिनसे अपेक्षा करी जा रही है कि वो पोडियम पर क्लाइम करेंगे, यानी वो भी मेडल जीतेंगे इन सब चीजों में से किसी चीज में। According to an internal estimation by Union Sports Ministry, India's athletes are expected to win around 30 medals, even though several disciplines in which Indians have traditionally excelled, such as wrestling, badminton, table tennis, hockey, squash, were dropped from scaled down Glasgow event. अब ध्यान से सुनना इस बात को। के अनुसार, किस चीज के अनुसार? एक इंटरनल एस्टिमेशन, एक जो अनुमान लगा के चलते हैं ना, जैसे इंडिया के प्लेयर्स गए, आइडिया तो होता ही है ना कि भाई देखो चांसेस हैं इनके तो 100% चांसेस हैं, अच्छा इनके 90%, 80%, तो एक आइडिया सा तो लगा के चलते हैं ना। तो एक इंटरनल एस्टिमेशन जो कि यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने किया है, उसके अनुसार इंडिया के जो एथलीट्स हैं उनसे अपेक्षा है कि वो लगभग 30 मेडल जीतेंगे। हालांकि बहुत सारे, ये वो वाला डिसिप्लिन नहीं है जो स्कूल में बोलते थे कि डिसिप्लिन में रहो, ये वो वाला नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब बेसिकली स्पोर्ट्स की टाइप। यहां पे डिसिप्लिन का मतलब है, अगर स्पोर्ट्स के केस में अपन बात करें, कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट या इवेंट, जैसे हॉकी भी एक स्पोर्ट है ना, ऐसे ही और बहुत सारे, हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, ये सब क्या है? ये स्पोर्ट्स की टाइप है, तो इनको कहा जा रहा है डिसिप्लिन, एक पर्टिकुलर गेम। ठीक है, हालांकि ये कहना चाह रहा है कि 30 मेडल जीतेंगे अपन। हालांकि बहुत सारे जो टाइप्स हैं गेम्स के जिनमें इंडियंस अच्छा करते आए हैं, ट्रेडिशनली एक्सेल करने का मतलब होता है अच्छा करना, जिनमें भारतीय अच्छा करते आए हैं काफी टाइम से, जैसे कि रेसलिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, स्क्वैश, इन सब गेमों में अपने मेडल आते रहे हैं। इन गेम्स को ड्रॉप कर दिया गया स्केल डाउन ग्लासगो इवेंट से। स्केल डाउन मतलब किसी का छोटा वर्जन, किसी का थोड़ा सा कह सकते हो साइज या स्कोप में घटाया गया वर्जन। अब ऐसा क्यों किया, अगले पैराग्राफ में आपने पढ़ रखा, आपको पता है ना। क्योंकि जहाँ पे होने थे उस होस्ट ने मना कर दिया कि भैया बहुत महंगा पड़ रहा है, हम नहीं करा पाएंगे, तो इन्होंने कहा कि 10 गेम तो करा देंगे चलो हम, तो ऐसा हुआ। तो कहना क्या चाह रहा है भैया, और प्लेयर से भी एक्सपेक्टेड है कि वो भी मेडल जीतेंगे इन गेमों में। अच्छा, हमारे एस्टिमेशन के अनुसार कम से कम 30 मेडल आने चाहिए, इस चीज़ के बावजूद कि बहुत सारे खेल हटा दिए गए हैं जिनमें इंडिया के अच्छे मेडल आते थे, उसके बावजूद भी हम 30 मेडल तो कम से कम जीतेंगे। नेक्स्ट पर आइए। मेडल्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम नीरज चोपड़ा, मुरली, श्रीशंकर, प्रवीण एंड बॉक्सर्स लवलीना एंड जैस्मीन, इन सब से मेडल्स एक्सपेक्टेड हैं, इन सब प्लेयर से। ठीक है, द curtailed Commonwealth Games highlights the diminishing relevance of erstwhile British Empire sporting tradition. ये जो curtailed Commonwealth एडिशन हुआ ना, द curtailed का मतलब होता है किसी चीज को छोटा करना। ठीक है, कट टेल से अपन नेमोनिक्स वगैरह बनाते हैं, जैसे चूहे की पूंछ को काट दिया, कट टेल कर दिया, छोटा कर दिया। तो ये जो छोटा स्केल डाउन पिछले में लिखा था ना, जनरली कॉमनवेल्थ गेम्स में मान लो कि भैया 50, 60, 70 गेम्स होते हैं, ये 10 गेम छोटा वर्जन जो उसका कराया जा रहा है। ये जो कर्टेल्ड कॉमनवेल्थ गेम्स है ना, ये कम करनी पड़ेगी, ये इस बात को हाईलाइट करते हैं। किस चीज को हाईलाइट करते हैं? डिमिनिशिंग, घटती हुई रेलेवेंस जो है ये पुरानी चली आ रही गेम्स की। कॉमनवेल्थ गेम्स का मतलब पता है आपको? वैसे मैंने बताया नहीं शुरू में आपको, ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर जितने भी देश गुलाम थे उन सबको वो बोला करते थे कॉमनवेल्थ कंट्रीज। ये कह लो कि इन सब की वेल्थ हमारी है कॉमनवेल्थ,
ऐसे करके याद कर लो, ठीक है। तो उन देशों में ये गेम्स कराते थे अंग्रेज, तो वहां से नाम पड़ा है कॉमनवेल्थ गेम्स। इसीलिए कह रहा है ये कि ये जो कर्टेल्ड वर्जन है, ये जो छोटा वाला वर्जन है गेम्स का, ये दिखाता है कि रेलेवेंस घटती हुई रेलेवेंस को किसकी, जो अर्स्टवाइल का मतलब क्या होता है, जो अब बेसिकली जैसे वो होता है ना, क्या बोलते हैं, ऑब्सोलीट हो गई जो चीज, जो फॉर्मर है, प्रीवियस है, आजकल जो चलन में नहीं है, जो पुराने जमाने के ये ब्रिटिश एम्पायर के स्पोर्टिंग ट्रेडिशन है, जो पुराने ब्रिटिश एम्पायर की स्पोर्टिंग ट्रेडिशन थी, उसकी घटती हुई रिलेवेंस को दिखाता है ये छोटा वाला वर्जन। 2026 एडिशन जो कि ओरिजिनली अलॉट हुआ था विक्टोरिया को, faced an existential threat after the Australian state withdrew as a host 3 years ago due to spiraling cost। अब ये कह रहा है कि जो 2026 वाला एडिशन था वो असलियत में अलॉट हुआ था विक्टोरिया को, जो कि बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। उस पे थ्रेट आ गई थी, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आ गई थी, भी एग्जिस्ट भी करेगा कि नहीं, हो भी पाएगा कि नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया था कि हम इसको होस्ट नहीं करेंगे 3 साल पहले बढ़ती हुई कीमतों के कारण। ग्लासगो जो कि एक होस्ट था 2014 में, स्कॉटलैंड में एक सिटी है ग्लासगो, जहां पे अभी ये 2026 में हो रहे। ग्लासलैंड जो कि होस्ट था 2014 में, सेव्ड द गेम्स फ्रॉम एम्बेरसमेंट, इन खेलों को एक एम्बेरसमेंट से बचाया ग्लासगो ने। कैसे? प्रपोज करके कि एक स्केल डाउन वर्जन करा देंगे, इसका एक हम मिनी वर्जन करा देंगे जिसमें 10 कलेक्टिव गेम्स होंगी, इंटीग्रेटेड मतलब कंबाइंड, 10 कलेक्टिव टाइप्स ऑफ गेम्स होंगी, डिसिप्लिन का मतलब फिर से वही टाइप्स ऑफ गेम्स है, अक्रॉस 4 वेन्यूज विद इन 8 माइल कॉरिडोर। और ये हम 4 वेन्यू में इसको डिवाइड करेंगे जो 8 किलोमीटर के अंदर अंदर होंगी। तो कहने का मतलब क्या है, इन प्लेयर से मेडल्स एक्सपेक्टेड हैं जी। ये जो छोटा वर्जन कराना पड़ा कॉमनवेल्थ गेम्स का, ये दिखाता है कि इनकी रेलेवेंस घटती जा रही है। जो ब्रिटिश एरा का स्पोर्टिंग ट्रेडिशन था, इसकी रेलेवेंस अब कम होती जा रही है। 2026 वाला एडिशन ओरिजिनली ऑस्ट्रेलिया में होना था, ऑस्ट्रेलिया को अलॉट हुआ था, लेकिन उन्होंने बैकआउट कर दिया, भैया बहुत खर्चे लग रहे हैं, हम नहीं कर पाएंगे। ग्लासगो जिन्होंने 2014 में भी इसको होस्ट किया था, उन्होंने इन खेलों को एम्बेरसमेंट से बचाया। कैसे? कि भैया एक स्केल डाउन वर्जन करा देंगे हम जिसमें 10 गेम्स होंगे, वो हम मैनेज करा देंगे, 4 वेन्यू रख के और 8 माइल के अंदर ही रखेंगे। हाँ जी, इवन दो, अरे पढ़ते हो ना, जब मैं तुम्हें टाइम देता हूँ तुम्हारे लिए दिया जाता है, करते हो ना भाई, कि बस मेरे को ऐसा लगता है कि दुनिया से झूठ बोल सकते हो, अपने आप से तो झूठ नहीं बोल रहे होगे। जो भी वीडियो पे क्लिक कर रहा है तो पहला अटेम्प्ट करना यार, ये तुम्हारे लिए करा जा रहा है, नहीं तो फिर वही है, ऐसे तो वीडियोस तो 50 पड़ी हैं आरसी की, फिर देखते रहो। जब तक आप खुद से कोशिश नहीं करोगे, आपसे नहीं होगा एग्जाम में भाई, चाहे आप ऐसी 1000 वीडियोस देख लो, कोई कोई इंप्रूवमेंट नहीं आने वाली। इवन दो, अब भी कर लो पॉज करके, भी कर ले। Even though Commonwealth Games do not match global or regional excellence of Olympics or Asian Games, the platform still holds a strong appeal for Indian sports person and administrators। हालांकि इवन दो, हालांकि जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं ये मैच नहीं करते ग्लोबल या रीजनल एक्सीलेंस जो ओलंपिक्स या एशियन गेम्स की है। ग्लोबल लेवल पे इंपॉर्टेंस है ओलंपिक्स की, और अपने इधर एशियन कंट्रीज में एशियन गेम्स की एक्सीलेंस, मतलब एशियन गेम्स को काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। हालांकि कॉमनवेल्थ गेम जो हैं वो ग्लोबल या रीजनल एक्सीलेंस को मैच नहीं करते ओलंपिक्स और एशियन गेम्स की, लेकिन फिर भी ये जो कॉमनवेल्थ गेम, ये जो प्लेटफॉर्म का मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स, फिर भी एक स्ट्रॉन्ग अपील होल्ड करते हैं। ये फिर भी होल्ड करते हैं एक स्ट्रॉन्ग अपील। स्ट्रॉन्ग अपील का मतलब क्या है? आज भी अट्रैक्टिव है, मतलब डिजायर करे जाते हैं इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन के द्वारा और एडमिनिस्ट्रेटर्स के द्वारा। अब ऐसा क्यों करा बताएगा। While India's success at elite world level across different sports has been sporadic, it has the dubious distinction of topping the global doping charts for 3 successive years। अब इसने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन खैर दी नहीं है कि इंडिया में इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, लेकिन होता ना जैसे प्लेयर्स वगैरह को अपना कह लो कि अपना स्टैंडर्ड दिखाने के लिए, रुतबा दिखाने के लिए बोलते हैं ना कि अच्छा एशियन गेम्स में मेडल आ रखा है, अच्छा कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल आ रखा है, तो ऐसे इंटरनेशनल लेवल के जो गेम्स होते हैं ऐसे ज़रूरी होते हैं प्लेयर्स के परस्पेक्टिव से अगर अपन देखें तो।
और एडमिनिस्ट्रेटर जैसे होता ना भी, अच्छा हॉकी फेडरेशन जो है उसको बजट कैसे मिलेगा, वो दिखाएगा कि हम इस लेवल पे मेडल लेके आए तभी तो मिलेगा। अब एशियन गेम्स में मान लो नहीं आया, ओलंपिक्स में मान लो नहीं आया, तो फिर वो तो क्या दिखाएंगे फिर वो। इसलिए कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर अपने कुछ मेडल्स अच्छे खासे आते हैं, इसलिए इंडियन जो प्लेयर्स हैं और एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनके अंदर इसकी वैल्यू अभी भी है। वाइल इंडिया सक्सेस, इंडिया की जो सक्सेस है, हालांकि कह रहा है दो चीजें जोड़ेगा, हालांकि इंडिया की जो सक्सेस है इलीट वर्ल्ड लेवल यानी ओलंपिक्स वगैरह की बात करा, हाई लेवल जो इलीट वर्ल्ड लेवल अक्रॉस डिफरेंट स्पोर्ट्स, जो ओलंपिक्स की बेसिकली ओलंपिक्स की तरफ इशारा कर रहा है, जो अपर लेवल के हाई लेवल के जो गेम्स होते हैं उनमें इंडिया की जो परफॉर्मेंस है वो स्पोरेडिक है। कहने का मतलब कभी मेडल आ जाता है कभी नहीं आता। आप सुनते होगे ओलंपिक में कभी एक मेडल आया, कभी 3 मेडल आए, कभी 4 आ गए, मतलब ऐसे कोई बहुत अच्छा परफॉर्म अपन नहीं कर पाते हैं, कभी आ गए मेडल और कभी नहीं आए। इट हैज, इंडिया की इस चीज के अंदर जो कह रहा है कि इस लेवल पे तो परफॉर्मेंस कभी कभार आती है, लेकिन एक ड्यूबियस डिस्टिंक्शन है हमारे पास। ड्यूबियस का एक तो मतलब होता है डाउटफुल और एक ड्यूबियस का मतलब होता है नेगेटिव। जैसे यहां पे लिखा होगा नॉट गुड और रिस्पेक्टेबल, ड्यूबियस का एक तो मतलब होता है डाउटफुल, मैं ड्यूबियस हूं इस चीज को लेके, और ड्यूबियस डिस्टिंक्शन का मतलब होता है नेगेटिव। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा नोटोरियस, कहने का मतलब नेगेटिवली फेमस। तो ऐसे ही इंडिया की अगर गेम्स में बात करें तो वर्ल्ड लेवल पर जो परफॉर्मेंस है वो स्पोरेडिक है, कभी कभार अच्छे परफॉर्म करते हैं, लेकिन हमारे पास एक ड्यूबियस डिस्टिंक्शन है। डिस्टिंक्शन का मतलब क्या होता है, कोई कीर्तिमान, कोई रिकॉर्ड, हाँ के ना, कोई स्पेशल अचीवमेंट। हमारे पास एक नेगेटिव स्पेशल अचीवमेंट है, इंडिया के पास एक नेगेटिव स्पेशल अचीवमेंट है टॉप करने की। किस चीज में टॉप करने की, ग्लोबल डोपिंग चार्ट्स में फॉर 3 सक्सेसिव ईयर्स। 3 साल से लगातार डोप टेस्ट में फेल हो रहे हैं अपने एथलीट, डोप टेस्ट में फेल हो रहे हैं, यानी बेसिकली वो होता ना कोई परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट ड्रग, कोई इंजेक्शन वगैरह लगा ली यार जो कि अलाउड नहीं होते। तो इन चीजों में इंडिया टॉप कर रहा है पिछले 3 साल से। अब ये काइंड ऑफ अपने लिए शर्म की बात है। Multiple athletes across disciplines have been caught for consuming banned substances even in run-up to Glasgow 2026। बहुत सारे एथलीट्स जो हैं अलग अलग डिसिप्लिन्स में, यानी अलग अलग स्पोर्ट्स के टाइप में, जैसे हॉकी वाले या बैडमिंटन वाले या लॉन टेनिस वाले, अलग अलग एथलीट्स अलग अलग स्पोर्ट्स के टाइप में पकड़े गए हैं बैंड सब्सटेंसेस को कंज्यूम करते हुए इवन इन द रन अप टू ग्लासगो 2026। अब ये एक फ्रेज होता है, रन अप टू का मतलब क्या होता है, द पीरियड बिफोर एन इवेंट, यानी इस इवेंट से पहले का जो पीरियड था, प्रिपरेशन पीरियड वगैरह होता ना, उसमें ये पकड़े गए हैं। इंडिया लेवल पे भी होता है, वर्ल्ड लेवल पे भी होता है। जैसे ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन पहले बता दोगे कि जी हमारा तो ये प्लेयर जा रहा है, टाइम होता है उसके अंदर भी ना, 3 महीने 6 महीने पहले बताना पड़ता है जी हमारा ये वाला प्लेयर जाएगा। तो उसके जो डोप टेस्ट वगैरह होते हैं वो पहले से ही होने शुरू हो जाते हैं, अपनी एजेंसियां भी कराती रहती हैं। तो बहुत सारे एथलीट जो हैं वो पकड़े गए हैं बैंड सब्सटेंस को कंज्यूम करते हुए इस इवेंट से पहले ही, वहां पे जाके नहीं, उससे पहले ही ये कंज्यूम करते हुए पकड़े गए। तो इस पैराग्राफ के अंदर इसने क्या बताया भाई कि ओलंपिक्स और एशियन गेम जितनी तो इज्जत नहीं है, लेकिन इंडियन प्लेयर्स के लिए फिर भी इस चीज की वैल्यू है, आज भी एक स्ट्रॉन्ग अपील होल्ड करता है। भारत का वैसे तो परफॉर्मेंस जो इलीट वर्ल्ड क्लास लेवल पर जो गेम्स होते हैं उसमें परफॉर्मेंस कभी कभार अच्छा आता है कभी नहीं आता है, लेकिन हमारे ऊपर एक ठप्पा लगा हुआ है, हमारे पास एक नेगेटिव अचीवमेंट जरूर है डोपिंग टेस्ट में टॉप करने की। पिछले 3 सालों से लगातार अलग अलग एथलीट्स अपने पकड़े गए हैं इस इवेंट से पहले भी इन चीजों को कंज्यूम करते हुए। ईदर दे हैव बीन विड्रॉन फ्रॉम इंडियन कंटिजेंट और have failed to qualify due to this impacting the nation's medal chances and bringing it shameful international headlines। या तो उन्हें they have been withdrawn, या तो उन्हें वापस ले लिया गया है इंडियन कंटिजेंट से। अब इसको ऐसे समझो, मान लो अच्छे प्लेयर्स जो हैं अपने चुन लिए कि भैया इस बार ये 50 प्लेयर्स भेजेंगे, उसके अंदर से जो ऑब्वियस बात है ऐसे किसी को तो चुना नहीं होगा जो टॉप पे होंगे। मान लो जी ये वाले हमारे रेसलिंग में टॉप पर हैं, ये वाले हमारे बैडमिंटन में टॉप पर हैं, ऐसे करके अपन ने चुने। अब वो ड्रग्स लेते हुए पकड़े गए, है ना, परफॉर्मेंस डोपिंग टेस्ट में फेल हो गए वो, तो उससे क्या हुआ, या तो उन्हें हटा दिया गया। कंटिजेंट का मतलब होता है कोई टीम जो कहीं पर भेजी जा रही हो, रिप्रेजेंट कर रही हो आपके देश को,
तो या तो उन्हें उस टीम से हटा दिया गया है, या फिर वो क्वालिफाई नहीं कर पाए इस वजह से, क्योंकि डोप टेस्ट में फेल हो गए, है ना। जिसकी वजह से हुआ क्या, इन नेशन के जो मेडल चांसेस है, नेशन के भारत के जो मेडल आने के चांसेस है वो कम हुए। एंड और क्या हुआ साथ में, ब्रिंगिंग इट शेमफुल इंटरनेशनल हेडलाइंस, और भारत के लिए एक शर्म आने वाली इंटरनेशनल हेडलाइंस भी मिली इसके चलते। एज द कंट्री प्रिपेयर्स टू ऑर्गेनाइज अ बिगर कॉमनवेल्थ गेम्स, अब फिर से वही एज आ रहा है ना, यानी ये दोनों चीजें, जैसा कि मतलब इस वे में कहना चाह रहा है कि एज द, जैसे जैसे, जैसा कि देश प्रिपेयर कर रहा है, हमारा देश प्रिपेयर कर रहा है कि वो ऑर्गेनाइज करेगा एक बिगर कॉमनवेल्थ गेम्स, कि वहां तो छोटा वाला वर्जन है ना, 10 गेम्स वाला, ये हम बड़ा वाला कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइज करेंगे, स्पेशली अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ करप्शन टेंटेड 2010 एडिशन। आपने सुना होगा कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम, है ना। जैसे अब ये पूरी बात इकट्ठी चल रही है, देखना, जैसे कंट्री जो है वो, अपना देश जो है वो तैयार हो रहा है ऑर्गेनाइज करने के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स को, खास करके अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ, अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ का मतलब क्या, कंसीडरिंग द सिचुएशन और बैकग्राउंड ऑफ, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए। अब ये एक्चुअली क्या है ना, आप पहले पूरी लाइन पढ़ो फिर आपको ज्यादा अच्छे समझ में आए। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ करप्शन टेंटेड 2010 एडिशन, इट वुड डू वेल। अब ये एक नया फ्रेज आ गया, आपको ये भी समझ में नहीं आएगा। यहां पे आप ऐसा समझो, इट शुड लिखा हुआ है, ठीक है। अभी बताता हूं, ये जो फ्रेज होता है ना, डू वेल टू, डू वेल टू, इसका मतलब शुड होता है, कहीं ना कहीं इसमें लिखा होगा जरूर मैंने ना। डू वेल टू का मतलब होता है शुड, ये जो पूरा फ्रेज है ना, डू वेल टू, इसका मतलब होता है शुड। नया फ्रेज है एक, आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा पहले। इट शुड एनहेंस इट्स विजिलेंस एंड कर्ब फाइनेंशियल मेल प्रैक्टिस एंड प्रमोट क्लीन स्पोर्ट ओवर द नेक्स्ट 4 years। अब ये पूरी लाइन इकट्ठी ये कह रहा है कि जैसे जैसे हमारा देश, जैसे जैसे देश तैयारी कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है कि वो ऑर्गेनाइज कराएगा कॉमनवेल्थ गेम्स, और खास करके क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम में स्कैम का पहले भी हेडलाइन बनी हुई है, अलग अलग अपनी पहले बदनामी हो रखी उस चीज के चक्कर में। अगेंस्ट द बैकड्रॉप, ये कह रहा है इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप इस चीज के लिए तैयारी कर रहे हो तो ऐसा करो, ये कहना था। लेकिन बीच में उसने स्पेशली ध्यान ये बोला है, कहना तो उसने सीधा था कि देश तैयारी कर रहा है इस चीज की तो उन्हें ऐसा करना चाहिए, तो उसने लेकिन बीच में एक चीज और डाली कि देश तैयारी कर रहा है इस चीज की, खास करके वो जो पुराना करप्शन के धब्बे जिस पर लगे हुए, करप्शन के धब्बे लगे हुए 2010 के एडिशन को ध्यान में रखते हुए, उसको कंसीडर करते हुए इंडिया को क्या करना चाहिए, उन्हें एनहेंस करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए अपनी विजिलेंस को बढ़ाना चाहिए, चाहे वो करप्शन रिलेटेड हो, एंड कर्ब, विजिलेंस को बढ़ाना चाहिए। प्लेयर्स के ऊपर भी विजिलेंस बढ़ाने की बात हो सकती है कि वो डोपिंग वगैरह ना करें, और कर्ब करना चाहिए, रोक लगानी चाहिए फाइनेंशियल मेल प्रैक्टिस पर, और प्रमोट करना चाहिए क्लीन स्पोर्ट, यानी को ड्रग्स वगैरह के बिना क्लीन स्पोर्ट अगले 4 साल के लिए। अब ये फ्रेज आपके लिए एक नया है, वुड डू वेल टू। अब यहां पे जरा समझना, वुड डू वेल टू इसका मतलब होता शुड। अगर मैं कहूं आपको ये काम करना चाहिए, अगर मैं कहूं यू शुड, मैं कहना ये चाहता हूं कि यू शुड रिवाइज दिस चैप्टर, तो मैं चैप्टर रिवाइज करना है, यू शुड रिवाइज योर नोट्स मुझे कहना है, ठीक है। तो उसकी बजाय मैं ये कह सकता हूं यू वुड डू वेल टू रिवाइज योर नोट्स। मैं ये कहूं यू शुड रिवाइज योर नोट्स इज इक्वल टू यू वुड डू वेल टू रिवाइज योर नोट्स। अजीब लग रहा होगा आपको, आपका मन कर रहा होगा कि सर यहां पे ऐसे होना चाहिए था ना कि इट शुड या इट शुड एनहेंस टू डू वेल, ऐसा कुछ। आप वेल का मतलब अच्छा वाला निकाल रहे होगे, नहीं मेरे भाई, यहां पे ये एक फ्रेज है आप लोगों के लिए भी नया होगा, वुड डू वेल टू का मतलब होता है शुड, कि ऐसा करो, भारत को एनहेंस करना चाहिए, ऐसा है जी। चलो जी, तो अपना आज का एडिटोरियल ये खत्म हुआ। अब थोड़ा सा प्रचार का समय है, पेड कोर्सेज के बारे में बताऊंगा तो बच्चे झंझना से जाते हैं, है ना। जिसने पेड कोर्स लेना होता है भाई अपने आप सर्च कर लेना, लिंक्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लेना हो, इंटरेस्टेड हो, वहाँ पे भी वीडियोस मिल जाती हैं, आपको बताया जाता है कोर्स में क्या है क्या नहीं है, तसल्ली करो फिर लेना। ऐसे अगर मैं बुक्स की बात करूँ तो मेरी ये 2 बुक्स आती हैं भाई, ये ग्रामर के क्लास नोट्स हैं, चाहे आपने मेरे पेड कोर्स से पढ़ा हो या यूट्यूब पे फ्री वाला कोर्स पढ़ा हो तो भी आपको समझ में आ जाएगा। सेंटेंस थोड़े से अलग होंगे क्योंकि पेड कोर्स वाले सेंटेंसेस है,
सेंटेंसेस अलग होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट्स अगर आपने यूट्यूब से भी पूरा पढ़ रखा है तो ये आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे डिटेल्ड नोट्स ग्रामर के आपने पहले नहीं देखे होंगे। ये प्रैक्टिस की बुक है, इसमें चैप्टर वाइज सवाल भी हैं और मिसलिनियस सवाल भी हैं। हर टीचर की नज़र में उसकी बुक बेस्ट होती है, मेरी नज़र में मेरी बुक्स बेस्ट हैं। ठीक है, लेकिन अच्छा होगा कि आप अपनी रिक्वायरमेंट आप रेटिंग दें इसको कि ये बेस्ट है कि नहीं, आपके लिए काम की है कि नहीं। इसलिए ऑर्डर करने से पहले ही मैंने आपको सुविधा दे रखी है कि आप इसको चेक कर लें कि कंटेंट कैसा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे सैम्पल पीडीएफ का लिंक है, दोनों का पहला पहला चैप्टर डला हुआ है, उसको देखो, कंटेंट देखो, एक्सप्लेनेशन देखो। दोनों ही बुक्स में मेन बात है, रूल के लिए आपको 50 बुक मिल जाएंगी, लेकिन वो रूल क्यों बना है उसकी एक्सप्लेनेशन इससे बढ़िया नहीं मिलेगी। क्वेश्चन के कलेक्शन आपको 50 बुक्स मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ ये लगा तो क्यों लगा उसकी एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ना, आपको ऐसा फील होगा जैसे मैं सामने खड़े होकर बता रहा हूँ। ठीक है, तसल्ली करो, कंटेंट अच्छा लो लगे तो लो, वरना कोई ज़बरदस्ती नहीं। इस किताब पे मैं काम कर रहा हूँ भाई, जैसे रेडी हो जाएगी आपको बता देंगे। अब ये सवाल है, जल्दी से कॉपी के अंदर वीडियो को पॉज करके कॉपी के अंदर 1 से 10 तक नंबर डाल लीजिए, देखते हैं आपके कितने ठीक होते हैं। मैं साइड हो रहा हूँ, एक एक स्लाइड आगे आगे करूंगा, आप पॉज बटन दबा के अपने आंसर्स फाइनलाइज करिए, फिर मैं डिस्कस करूंगा, देखते हैं आपके 10 में से कितने आज ठीक होते हैं। इतनी जल्दी कर नहीं पाओगे भाई, वीडियो का पॉज बटन दबा लेना, कहीं मैं आगे करूं तुम पढ़ ही ना पाओ। हाँ जी, करें जी डिस्कस, आ जाओ। Which of the following is not mentioned as a discipline from which India is expected to win medals? लिखा हुआ था ना कि इंडिया के मेडल आने के चांसेस हैं इन गेम्स के अंदर, तो ये कह रहा है इनमें से कौन सा वो है जो लिस्टेड नहीं है उन गेम्स की टाइप्स में जहां पे इंडिया के मेडल आने के चांसेस हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको लगे कि नहीं यार दोबारा पीछे जाने की जरूरत है, तो आप आराम से जा सकते हो। जैसे अच्छा, कहाँ कहाँ से मेडल्स आने के चांसेस हैं? are expected to climb the podium in athletics, para athletics, weightlifting, para weightlifting, boxing, judo, lawn bowls and para bowls। यहाँ से मेडल्स आने के अपने चांसेस हैं। ठीक, एथलेटिक्स लिखा हो, बॉक्सिंग लिखा हो, लॉन बॉल्स लिखा हो, रेसलिंग नहीं लिखा हुआ, तो आंसर आ जाएगा जी रेसलिंग। रेसलिंग में क्यों नहीं आने के चांसेस है? क्योंकि रेसलिंग गेम्स इंक्लूडेड ही नहीं है इस बार। वो नीचे गेम्स लिखे होते ना जो जो इंक्लूडेड नहीं है, उसमें रेसलिंग भी था। एक गेम ही नहीं है तो मेडल कहाँ से आएगा? According to the passage, why did Glasgow host a scaled down version of 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स? पैसेज के अनुसार ग्लासगो ने ये छोटा वाला वर्जन, मिनी वर्जन क्यों कराया है, स्केल डाउन वर्जन क्यों कराया है? टू एनकरेज मोर कंट्रीज टू पार्टिसिपेट, ताकि और ज्यादा कंट्रीज पार्टिसिपेट करें? नहीं भाई, क्योंकि बहुत सारे स्पोर्ट्स जो हैं उनकी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं है।
ऐसी भी कहीं कोई बात नहीं लिखी, क्योंकि ओरिजिनल होस्ट ने विड्रॉ कर लिया ड्यू टू रैपिडली राइजिंग कॉस्ट। ये है मेन रीजन, क्योंकि जो ओरिजिनल होस्ट था जिसको पूरा कराना था उसने बैकआउट कर लिया, उसने विड्रॉ कर लिया। बिकॉज इंडिया रिक्वेस्टेड, क्योंकि इंडिया ने रिक्वेस्ट किया। ऐसी तो कहीं कोई बात नहीं लिखी। ऑथर्स रेफरेंस टू इंडिया ड्यूबियस डिस्टिंक्शन प्राइमरली हाईलाइट्स। ऑथर ने जो रेफर किया है इंडिया के ड्यूबियस डिस्टिंक्शन को, एक कह लो कि नेगेटिव ख्याति को, वो प्राइमरली किस बात को हाईलाइट करता है? इंडिया की जो कंसिस्टेंट एक्सीलेंस है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में, उस चीज को? ना जी। इंडिया का जो रिकॉर्ड है होस्ट करने का, उसको? ना जी। इंडिया की रिपीटेड अपीयरेंस एट द टॉप ऑफ ग्लोबल डोपिंग स्टेटिस्टिक्स, डोपिंग को लेके जो चार्ट बनता है उसमें इंडिया बार बार नजर आता है टॉप पे, इस बात पे बेसिकली उसने पॉइंट आउट किया। इंडिया की पुअर परफॉर्मेंस को? ना जी। Why does author consider Mirabai Channu's victory a better advertisement for 2020 कॉमनवेल्थ गेम्स? ऑथर ऐसा क्यों मानता है कि ये जो मीराबाई चन्नू की जो जीत है ये बेहतर एडवर्टीजमेंट है इस चीज के लिए? इससे टेलीविजन रेवेन्यू बढ़ गया? ना जी। इट हाईलाइटेड इंडियाज एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज स्पोर्टिंग इवेंट्स, इस चीज से मेडल जीतने से ये कैसे प्रूव हुआ कि ऑर्गेनाइज कर लेंगे हम इवेंट? नहीं भाई। इट जनरेटेड पॉजिटिव अटेंशन एंड एंथुजियाज्म फॉर एन इवेंट दैट इंडिया विल होस्ट, इससे बेसिकली पॉपुलैरिटी बढ़ी, पॉजिटिव अटेंशन आई, एंथुजियाज्म आया गेम को लेकर, ये है जी कारण। इट एंश्योर्ड दैट मोर स्पोर्ट्स वुड बी इंक्लूडेड इन फ्यूचर, इसकी वजह से ये इंश्योर हुआ कि और स्पोर्ट्स इंक्लूड होंगे। ऐसी तो कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, इनमें से कौन सी बात पैसेज से समझी जा सकती है? कॉमनवेल्थ गेम्स आर लाइकली टू रिप्लेस एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम रिप्लेस कर देंगे एशियन गेम्स को, जबकि उल्टा है, इनके तो खुद के ही वांदे लगे हुए हैं, क्या पता कब बंद हो जाए। एवरी इंडियन एथलीट कंपीटिंग इन ग्लासगो हैज क्वालिफाइड विदाउट कंट्रोवर्सी, हर एथलीट जो भी कंपीट कर रहा उसने क्वालिफाई कर दिया बिना किसी कंट्रोवर्सी के। लिखा हुआ ना कि अपने कुछ एथलीट्स को बाहर करना पड़ा डोपिंग टेस्ट की वजह से। डिस्पाइट डिक्लाइनिंग ग्लोबल इंपॉर्टेंस कॉमनवेल्थ गेम्स कंटिन्यू टू होल्ड सिग्निफिकेंट वैल्यू इन इंडिया, घटती हुई ग्लोबल इंपॉर्टेंस के बावजूद कॉमनवेल्थ गेम्स की आज भी सिग्निफिकेंट वैल्यू है इंडिया में, ये बात ठीक है जी। इंडिया हैज कंप्लीटली एलिमिनेटेड डोपिंग फ्रॉम कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, इंडिया ने पूरी तरह से खत्म कर दी है डोपिंग, ऐसा तो नहीं है, बल्कि हम तो टॉप कर रहे हैं इस चीज में। विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड मोस्ट, बैंकिंग में आते हैं ऐसे बहुत सारे सवाल, इनमें से कौन सी बात अगर सच हो, इनमें से कौन सी बात अगर सच हो तो वो स्ट्रेंथन करेगी ऑथर के व्यू को कि कॉमनवेल्थ गेम स्टिल मैटर फॉर इंडिया डिस्पाइट डिक्लाइनिंग ग्लोबल रिलेवेंस। वर्ल्ड लेवल पे भले ही इनकी रिलेवेंस घट रही है, इंडिया में इंडिया के लिए फिर भी मैटर करते हैं। ऑथर का ये जो व्यू पॉइंट है, इस बात को कौन सी बात जो है और बल देगी अगर वो सच है तो? बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज ने डिसाइड किया है कि वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। आपको नहीं लग रहा ये तो गेम्स की पॉपुलैरिटी को और गिराएगी? और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज ने पार्ट लिया नहीं लिया उससे इंडिया की इंपॉर्टेंस का क्या लेना देना मेरे भाई? क्या जी? टेलीविजन व्यूअरशिप ओलंपिक्स की कंटिन्यू टू राइज, ओलंपिक की जो व्यूअरशिप है वो बढ़ती जा रही है, ओलंपिक की व्यूअरशिप बढ़ने से इसका क्या लेना देना? और वैसे भी अगर ओलंपिक्स की बढ़ रही है तो कह सकते हैं या तो इसकी घट रही है, ये तो और नेगेटिव बात है। अब मेजॉरिटी ऑफ इंडियन एथलीट्स कंसीडर कॉमनवेल्थ मेडल्स इंपॉर्टेंट फॉर फंडिंग, रैंकिंग एंड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, लिखा नहीं हुआ है उसमें, एग्जैक्ट लाइन नहीं है, लेकिन हालांकि मैंने आपको हिंट दे दिया था। इनमें से कौन सी बात अगर सच है तो ऑथर ने क्या तर्क दिया कि आज भी इंडिया में कॉमनवेल्थ गेम्स की इंपॉर्टेंस है, इस बात को और बल देगी। कौन सी बात अगर वो सच है वो ये है कि बहुत सारे इंडियन एथलीट्स मानते हैं कॉमनवेल्थ मेडल्स को इंपॉर्टेंट फंडिंग के लिए, रैंकिंग के लिए और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन के लिए। ये इस बात को पुख्ता कर रही कि आज भी इंपॉर्टेंस है। मोर कंट्रीज डिमांड दैट कॉमनवेल्थ गेम्स बी ऑर्गेनाइज्ड एवरी 2 years, मोर कंट्रीज, और ज्यादा कंट्रीज डिमांड कर रही हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं वो हर 2 साल में हो। और कंट्रीज के डिमांड करने से इंडिया में इसकी इंपॉर्टेंस है कि नहीं, उसका क्या लेना देना है? मेरी बात समझ आई? बात अपने आप में ठीक हो सकती है, पॉजिटिव बात हो सकती है, लेकिन उसका इस बात से क्या लेना देना है कि इंडिया में इंपॉर्टेंस है।
ऑथर की टोन कैसी है? न्यूट्रल टोन है, डिस्क्रिप्टिव है, ना पॉजिटिव बातें करी ना नेगेटिव बातें करी, बस एक इवेंट का जिक्र करा, ऐसी बातें हैं। सरकास्टिक को तंज कसे हैं उसने, ह्यूमरस मजाकिया टोन है, क्रिटिकल है, निंदा करे जा रहा है, बुराइयां करे जा रहा है, और डिसमिसिव है। इसका मतलब होता है जैसे कोई पॉलिसी वगैरह लॉन्च करी मान लो सरकार ने, आप क्रिटिकल उसकी निंदा करो, डिसमिसिव आप दिखाना चाह रहे हो कि इससे तो कुछ होगा ही नहीं, है ना, किसी चीज के महत्व को कंसीडर ना करना, खत्म मान लेना, इनमें से कोई भी नहीं। सेलिब्रेटरी है, खुश है वो जी, मेडल आया बहुत अच्छी बात है, और भी मेडल आएंगे, ये होगा वो होगा, ये बातें कर रहा है, लेकिन साथ साथ चिंतित भी है, परेशान भी है डोपिंग वाली बात को लेकर। तो आंसर आएगा जी अपना ए ऑप्शन। स्टेटमेंट वाले सवाल, मैंने पहले भी आप लोगों को बोला था कि ऐसे सवाल देख के ऐसे थर-थर कांपने मत लग जाया करो। एक बार मेरे कहने से, तुम आंसर मैं तुमसे पूछ ही नहीं रहा, तुम बस इन दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ दो, क्या होगा, अभी तो सीख ही रहे हैं। अभी ऐसा तो है नहीं कि जैसी तरह ये आंसर गलत हो जाएगा तो एक रैपट पटेगा या तेरी इज्जत चली जाएगी, कोई देख थोड़ी रहा है तुझे। अटेम्प्ट कर, मेरे कहने से एक बार एक अटेम्प्ट दे ले, पहले छोड़ दिया था तो प्लीज अब दे ले। वीडियो पॉज कर और कर इसको। हाँ जी, आओ जरा। इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू विन अराउंड 30 मेडल्स एट दिस गेम्स। आशा करी जा रही है कि भारत 30 मेडल जीतेगा, क्या ये बात ट्रू है? हाँ जी ट्रू है, ठीक है। सेवरल स्पोर्ट्स इन विच इंडिया हैज ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड वेल वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द गेम्स। बहुत सारे स्पोर्ट जिनमें इंडिया जो है काफी अच्छा परफॉर्म करता आ रहा है वो एक्सक्लूड करे गए हैं इस गेम से। ये भी बात ठीक है, दोनों बातें ठीक है, ट्रू तो हैं दोनों बातें, यानी ये वाले दोनों ऑप्शन तो हो गए रेस से बाहर। अब इन दोनों में टक्कर है। आशा करी जा रही है कि इंडिया 30 मेडल जीतेगा, और उसका कारण ये बताया जा रहा है कि जिन गेम में इंडिया अच्छा परफॉर्म करता था वो इसमें इंक्लूडेड ही नहीं है। अगर यहां पे ऐसे लिखा होता ना, अगर यहां पे ऐसे लिखा होता ओनली 30 मेडल्स, 30 ही मेडल जीत पाएगा, तब भी मैं कहता कि चलो इसका कारण ये 30 ही मेडल जीत पाएगा। क्यों 30 ही मेडल जीत पाएगा? क्योंकि जो मेन गेम्स हैं जिनमें इंडिया अच्छा परफॉर्म करता है वो हटा दी गई। यहां पे ऐसे ओनली नहीं लिखा हुआ, उसमें वहां पे लिखा होता कि 30 तो अपन जीतेंगे ही जीतेंगे, 30 तो अपन जीतेंगे ही जीतेंगे, ये होने के बावजूद भी 30 तो जीतेंगे। तो समझो ये कोई कारण नहीं है, इंडिया जो है उससे एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि 30 मेडल तो आएंगे। इसका कारण ये दिया जा सकता है कि अगर ऐसा कुछ लिखा होता ना कि मेजर गेम्स के एक्सक्लूड करे जाने के बावजूद भी हमारे पास ऐसे एथलीट्स हैं जो कम से कम इतने मेडल्स तो लाएंगे, वो होता सही रीजन इस बात का। यहां पे इसने ये नहीं दिखा रखा कि बहुत कम मेडल्स आ रहे हैं जी, उसने कहा कि 30 तो कम से कम जीतेंगे। उसका कारण क्या हो सकता था? उसका सही कारण क्या होता? ये वाला जो आंसर है ये कब लगाते पता है? ए ऑप्शन तब लगाते अगर यहां पे लिखा होता कि मेजर स्पोर्ट्स जिसमें इंडिया अच्छा परफॉर्म करता उनके हटाए जाने के बावजूद हमारे पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो बाकी बचे गेम्स में भी एटलीस्ट इतने मेडल्स ला सकते हैं। अगर ऐसा लिखा होता ना तब ये होती सही रीजन। लेकिन अभी ये सही रीजन दोनों ट्रू हैं अपने आप में, स्टेटमेंट ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है, लेकिन ये वाली स्टेटमेंट सही रीजन नहीं है इस बात का। आंसर आएगा जी बी। अब क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, जैसा कि पिछली काफी क्लासेस से अपन कर रहे हैं, डरना मत बस, है ना। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन और इस वाले को भी अच्छे से देखना। और मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूं कि भाई ऐसे नहीं सिर्फ ABCD मत लिखा करो, एक्सप्लेन करा करो, बताया करो। अच्छा ये कॉम्पाउंड है तो क्यों है, कॉम्प्लेक्स है तो क्यों है, सिंपल है तो क्यों है, उसको एक्सप्लेन करो। और मैं कोशिश करता हूं कि जिस दिन वीडियो अपलोड होती है उस 24 घंटे के अंदर जो भी बच्चे कमेंट्स करते हैं जिनका आंसर सही होता है उनको हार्ट भेजता हूं, और जिनके आंसर गलत होते हैं उनको स्पेशली मेंशन करता हूं कि अच्छा तेरा 9 का आंसर गलत है, तेरा 10 का गलत है, तेरे दोनों गलत हैं। ठीक है जी, तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको मुझे बताने हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। अब बस 2 ही क्लासेस और बची हैं रीडिंग वाली, उसके बाद अपन प्रैक्टिस पे लग जाएंगे ना। एक प्रैक्टिस सेट हुआ करेगा, उसमें क्लोज टेस्ट होंगे, पैरा जंबल होंगे, जो कि बैंकिंग के प्रीवियस ईयर लेवल के होंगे। ठीक है, उन्हीं को सॉल्व कराऊंगा। अगर आप पहली क्लास से आ रहे हो तो मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस फील हो रहा होगा, आपको अच्छा लग रहा होगा, आपको महसूस हो रहा होगा कि हाँ शायद यार कर लेंगे वो पेपर में। ठीक है,
ये भी बताना मुझे कि कुछ फ़ायदा हुआ भी इन क्लासेस से कि नहीं। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर।